नमस्कार दोस्तों, आरआरएम एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम ये बीएससी बीकॉम को करिकुलर कोर्स कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट को थ्योरिकल बेस पर आपके सिलेबस के अनुसार अध्ययन करेंगे। ये पहला पार्ट होगा जो थ्योरिकल बेस में होगा। इसके पहले हमने सिलेबस को दर्शाया है और पिछले वर्ष आए हुए पेपर का एनालिसिस भी दिया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले उन वीडियो को देखिए ताकि आपको अनुभव हो सके कि किस तरह से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, आज पहले हम थ्योरिकल बेस में थ्योरी देखेंगे। ठीक, क्या है संप्रेषण कौशल कम्युनिकेशन के। संप्रेषण कौशल का अर्थ क्या है? संप्रेषण कौशल का तात्पर्य उस क्षमता से है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, सूचनाओं या जानकारी को दूसरे तक प्रभावशाली और स्पष्ट रूप से पहुंचा पाता है। इसमें बोलना, सुनना, लिखना, भावभंगिमा द्वारा संदेश देना शामिल होता है। भावभंगिमा मतलब एक दूसरे के संकेतों को समझना, एक दूसरे के विचारों को समझना, ये शामिल होती है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, यदि एक शिक्षक छात्र को स्पष्ट रूप से पढ़ाना कि जो पढ़ा रहा है वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं। एक कर्मचारी का प्रबंधन से रिपोर्ट साझा करना। ठीक है, आगे देखें। संप्रेषण कौशल के प्रकार, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। स्वरूप के आधार पर मौखिक संचार। क्या है मौखिक संचार? वर्बल कम्युनिकेशन। क्या है? बोलकर या शब्दों के माध्यम से संप्रेषण करना, जैसे कि बातचीत, भाषण, टेलीफोन, वार्ता। ये क्या है? मौखिक संप्रेषण होता है। ये प्रश्न हमेशा ऑब्जेक्टिव बेस में आएंगे आपके। ठीक है, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बेस में आएंगे। 40 मार्क क्वालिफाई मार्क्स में 40 मार्क आपको पास आउट होंगे, पास मार्क के लिए चाहिए। ठीक, आगे देखें। गैर मौखिक संचार या संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बिना शब्दों के हाव भाव, शरीर की भाषा, आँखों का संपर्क किसमें आएगा? गैर मौखिक संप्रेषण में। उदाहरण के लिए जैसे मुस्कुराना, सिर हिलाना, ये किसमें आएगा? गैर मौखिक संचार में। आगे देखें। लिखित संप्रेषण, रिटेन कम्युनिकेशन, लेखन के माध्यम से जानकारी देना, जैसे ईमेल, पत्र, रिपोर्ट। आगे दृश्य संप्रेषण, विजुअल कम्युनिकेशन, चित्र, चार्ट, ग्राफ आदि द्वारा संप्रेषण। उदाहरण पावर प्रेजेंटेशन। ये दृश्य संप्रेषण या विजुअल कम्युनिकेशन के तहत देखे जाते हैं, जैसे चित्र, चार्ट, ग्राफ आदि संप्रेषण होता है। एक आधार पर संप्रेषण देखें। क्या है? एक तरफा संप्रेषण, वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, जिसके माध्यम से हम केवल एक ही दिशा में अपने भाषण करेंगे। जहाँ केवल एक व्यक्ति संदेश देता है और प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, वहाँ पर क्या होगा? एक तरफा कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, एक तरफा क्या होगा? संप्रेषण होगा। जैसे रेडियो, टेलीविजन, क्योंकि इसमें हम अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं, केवल उधर की बातों को केवल सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, फिर में क्या है? दूसरा नंबर द्विपक्षीय द्विपक्षीय संप्रेषण, टू वे। बीच में वह मतलब पढ़ाना लिखाना, उसमें आमने सामने प्रतिक्रिया होती है। इंटरव्यू में आमने सामने प्रतिक्रिया होती है, तो इससे क्या? टू वे कम्युनिकेशन बोलेंगे। ठीक, और संप्रेषण कौशल के क्या उद्देश्य हैं इसके बारे में देखिए। क्या है? स्पष्ट और सटीक रूप से जानकारी पहुंचाना, दूसरों से विचारों का आदान प्रदान करना, आपसी समझ और संबंध विकसित करना, कार्यस्थल एवं समन्वय बनाए रखना, समस्याओं का समाधान करना। ये क्या है? आपका उद्देश्य होता है। कम्युनिकेशन के उद्देश्य क्या है? स्पष्ट और सटीक जानकारी पहुंचाना, दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करना, अपनी समझ और संबंध विकसित करना, कार्यस्थल में समन्वय बनाए रखना। समय मतलब आपस में सहयोग देना कि एक दूसरे की बातों को स्पष्ट रूप से सुना जाए, ध्यानपूर्वक सुना जाए। समस्याओं का समाधान, फिर इसके बाद किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हम एक दूसरे की बातों को समझें, जाने और उसका समाधान करें। आगे देखेंगे संप्रेषण कौशल का
महत्व क्या है महत्व? व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता में सहायक, नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क को मजबूत बनाना। ठीक है, क्या है इससे क्या होता है? एक दूसरे से बातचीत के संचार कौशल से क्या होता है कि नेतृत्व क्षमता होती है, मतलब कि किसी को बांध के रखना। ठीक है, टीम वर्क है, मतलब कि किसी भी टीम के यदि आप काम कर रहे हैं तो उसमें एक दूसरे का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जिससे कि हम किसी भी कार्य को सफल योजना बनाई जाती है तो एक दूसरे के सहयोग से कोई भी कार्य से वही हमारी योजना से होता है। तनाव मैंने अपनी गलतफहमी कि एक दूसरे के विचारों को नकारात्मक विचार हैं तो उसमें भी संप्रेषण सही से नहीं। अच्छी छवि और प्रभावशाली अब संप्रेषण की उपयोगिता क्या है? नौकरी में चयन प्रोन्नति के लिए सहायक लाभदायक हो सकता है। यदि हमारे पास अच्छा कौशल है, संप्रेषण बातचीत का तरीका सही है, नौकरी में चयन और प्रोन्नति सहायक होते हैं। टीम के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखना है। तो किसी भी संगठन में क्या कार्य कुशल और उत्पादकता को बढ़ाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, प्रशासन आदि क्षेत्रों में सफलता का आधार है। डिजिटल युग में ईमेल, ऑनलाइन मीटिंग, सोशल मीडिया आदि भी प्रभावशाली संबंध का साधन है। ठीक है, ये आपके संप्रेषण कौशल की उपयोगिता हो गई। हमने महत्व को देख लिया, उपयोगिता को देख लिया, उद्देश्य को देख लिया। ये हमारे कुछ डेवलपमेंट मतलब व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, कि एवं व्यक्तित्व का विकास कैसे हो। एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व जैसे कि विचार, व्यवहार, स्वभाव, दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और संवाद कौशल को सकारात्मक दिशा में विकसित करने की प्रक्रिया, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? व्यक्तित्व विकास या सकारात्मक दिशा में विकसित करने की एक प्रक्रिया है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण, ठीक है, स्वयं का आकलन करना, आत्म सुरक्षा, समाज में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सहायक बनाती है। इन सब व्यक्तित्व का विकास अपने पर्सनालिटी ही जो क्या करती है, कार्य करने के ढंग में सहायक बनाती है। आगे देखें, अब व्यक्तित्व विकास का अर्थ क्या है? व्यक्तित्व विकास का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति के आंतरिक व बाहरी गुणों जैसे व्यवहार, वाणी, दृष्टिकोण, सोचने की शैली, आत्मविश्वास इस प्रकार विकसित करना कि वह समाज में एक संतुलित, प्रभावशाली व सफल व्यक्ति के रूप में उभरे। आगे देखेंगे प्रकार क्या है व्यक्तित्व के। ठीक, प्रकार क्या है देखेंगे, टाइप ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। शारीरिक व्यक्तित्व का विकास, इसका शारीरिक व्यक्तित्व का विकास, शरीर की भाषा को समझना, चाल ढाल, पहनावा आदि से संबंधित विकास शारीरिक व्यक्तित्व के विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमारी भाषा कैसी है, शरीर की कैसा है, चाल ढाल कैसी है, ब्यूटी कैसी है, फॉर्मल ड्रेस है, ये हमारे विकसित करने का प्रयास विकसित करते हैं। मानसिक व्यक्तित्व सहानुभूति मैंने दूसरों के प्रति क्या हो, सहानुभूति होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, सहिष्णुता आदि। सामाजिक व्यक्तित्व का विकास, समाज में अच्छे संबंध बनाना, व्यवहारिकता, नेतृत्व क्षमता आदि। और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास, आत्मचिंतन, नैतिकता, धार्मिकता और मूल बोध आदि, ये आध्यात्मिक व्यक्तित्व। आगे देखेंगे उद्देश्य क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के उद्देश्य क्या है? आत्मविश्वास, आत्मसम्मान का विकास करना, संवाद कौशल और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करना, सकारात्मक सोच और व्यवहार विकसित करना, कैरियर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करना, सामाजिक व्यवसायिक जीवन में
समायोजन क्षमता बढ़ाना, तनाव प्रबंधन, भावनात्मक संतुलन बनाए रखना। ठीक है, ये उद्देश्य होते हैं व्यक्तित्व डेवलपमेंट के। फिर इसके बाद व्यक्तित्व के क्या देखेंगे, व्यक्तित्व इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यह व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा दिलाने में मदद करता है। क्या करता है, प्रतिष्ठा दिलाने में। जो हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या है, समाज में प्रतिष्ठा दिलाने की मदद करता है। आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी बनाता है, बेहतर संबंध बनाने में सहायता करता है, कैरियर में सफलता अवसरों को बढ़ाता है। ठीक है, आगे नेतृत्व और समस्या समाधान की क्षमता को मजबूत करता है। फिर इसके बाद देखेंगे उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। करने में, उसके व्यक्तित्व का विकास करने में कैसे सफल या उपयोगी हो सकता है। ठीक, व्यावसायिक जीवन में नौकरी में सफलता, प्रमोशन, ग्राहक के साथ व्यवहार में उपयोगी होने बनाता है। सामाजिक जीवन में बेहतर संवाद करने में, संबंधों में मधुरता और सहयोग की भावना विकसित करने में। आगे देखेंगे निजी जीवन में आत्मचिंतन, जीवन मूल्यों की पहचान, तनाव प्रबंधन, ये सब क्या कहें, व्यक्तित्व विकास के गुण हैं, उपयोगी बनाते हैं ये। ठीक है, आगे देखेंगे व्यक्तित्व के घटक क्या है, व्यक्तित्व के घटक। व्यक्तित्व के घटक, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति की वह संपूर्ण विशेषता होती है जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग बनाती है। ठीक है, कि आपका जो व्यवहार है वही दूसरे से अलग बनाता है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति से आपको अलग बनाता है, समाज से आपको थोड़ा जोड़ने का प्रयास करता है। यह व्यक्ति के सोचने, महसूस करने, कार्य करने और प्रतिक्रिया देने के ढंग को दर्शाता है। व्यक्तित्व के प्रभाव के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। देखो, कोई भी सिलेबस या कोई भी ज्ञान हमारे जीवन में जब तक हम अपने जीवन में उसे ग्रहण नहीं करते हैं तब तक उस शिक्षा का या उस सिलेबस का कोई मायने नहीं रखता है। उस सिलेबस का प्रभाव तभी हमारे जीवन में पड़ता है जब हम उसको अपने अंदर या अपने कार्य क्षेत्र में उसके लाने का प्रयास करते हैं। ठीक, आगे देखेंगे घटक क्या क्या हैं। शारीरिक घटक, फिजिकल कंपोनेंट, व्यक्ति की शारीरिक बनावट, ऊंचाई, वजन, रंग, चेहरे की आकर, ये सब क्या है, पर्सनालिटी व्यक्तित्व के विकास में प्रभाव डालते हैं, किसी भी व्यक्ति के आकर्षण में देते हैं, प्रभाव करते हैं। ठीक, एक दूसरे को जोड़ने का प्रभावी होते हैं। कोई बनावट के रूप में नकाता है, उसको उसकी ओर का आकर्षित होता है, कोई उसकी हाइट पर आकर्षित होता है, कोई वजन, कोई पतला हो, कोई पतला है, कोई पतला है या मोटा है। ये सब चीज़ें क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में प्रभाव करती है। ठीक, स्वस्थ व्यक्ति, स्वास्थ्य, शक्ति व सहन शक्ति भी इसमें शामिल है। यह बाहरी व्यक्तित्व को दर्शाता है, पहले प्रभाव को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे देखेंगे मानसिक घटक, व्यक्ति की सोचने, समझने, निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धि, स्मृति, कल्पना शक्ति, एकाग्रता, तर्क शक्ति आदि शामिल होते हैं। ठीक, इसमें मानसिक घटक में। फिर इसके बाद क्या है, भावनात्मक घटक क्या हैं, व्यक्ति की भावनाएं जैसे क्रोध, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, सहानुभूति, ये क्या है, भावनात्मक घटक हैं किसके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। भावनात्मक संतुलन, नियंत्रण, व्यक्ति कैसी है, सामाजिक नियमों का पालन करना, सहयोग, नेतृत्व क्षमता, दूसरों से संवाद, तालमेल बनाना, ये क्या है, सामाजिक घटक है किसके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व, आपके व्यवहार, ये सब प्रभावित करते हैं। ठीक, सामाजिक सामाजिक समस्याएं प्रभावित करती हैं, सामाजिक रीति रिवाज आपके जीवन में प्रभावित करती है। आगे देखें, नैतिक या चारित्रिक घटक, मोरल और करेक्टर कंपोनेंट्स, ईमानदारी, निष्ठा, सहानुभूति, आत्मनियंत्रण, जिम्मेदारी जैसे गुण। यह तय करता है कि व्यक्ति सही या गलत को
किस दृष्टिकोण से देखता है। ठीक, आगे देखिए। व्यवहारिक घटक, बिहेवियरल कंपोनेंट, व्यक्ति का दिनचर्या में व्यवहार कैसा है, उसकी आदतें, प्रतिक्रिया और सामाजिक स्थिति में व्यवहारिकता, यह उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का व्यवहारिक रूप होता है। निष्कर्ष, व्यक्ति का एक आयामिक संकल्पना है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक, व्यवहारिक घटकों से मिलकर बनती है। इन सभी घटकों के सामंजस्य से किसी व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व बनता है। तो आज के लिए इतना ही। पहले हम थ्योरिकल देख लेंगे, फिर इसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव भी करेंगे लास्ट में। पहले हम चैप्टर वाइज जो सिलेबस वाइज कुछ तथ्य हैं से पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। वीडियो को देखते रहें, प्रत्येक पार्ट को देखते इस और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है क्या हो तो कमेंट करना। ठीक है, लाइक, ताकि मालूम तो चले कि आप